देखिए क्या होता है, ये D4 और D5, आखिर ये D4 और D5 में D5 ज्यादा स्टेबल है, क्यों वो समझिए। एक्चुअल में क्या होता है कि एक सब शेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहती है, इक्वल रहती है। एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहती है, इक्वल रहती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डी सब शेल में जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है जब तक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी आना जाना कर सकता है। इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर आ जाए तो उसकी जगह में ये इधर आ जाए, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ अपना जगह एक्सचेंज कर सकता है। दूसरी संभावना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, सर इसके साथ क्यों नहीं, यार तो काउंट हो चुका है ना ये एक्सचेंज। तो कितना एक्सचेंज हो गया, 3 एक्सचेंज हुआ, 2 एक्सचेंज हुआ। फिर ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा, सर इसको और इसके साथ क्यों नहीं किया, इसके साथ यहाँ काउंट कर चुके हैं और इसके साथ यहाँ काउंट कर चुके हैं, तो 3 1। तो टोटल कितना एक्सचेंज हो गया, 6 एक्सचेंज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है D4 कॉन्फ़िगरेशन में 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। इसके केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। कितना एक्सचेंज हो गया, 4। फिर ये इसके साथ करेगा, इसके साथ, इसके साथ करेगा, कितना करेगा, 3। ठीक है, फिर ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, कितना करेगा, 2 1। तो टोटल कितना एक्सचेंज हो गया, 10 एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज से क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं क्या करूंगा, बुक को इधर से उठा के उधर ले जाऊंगा, उधर से ढके इधर, ऐसा उठाना आना ले जाना करूंगा। अगर बुक्स को अगर मैं बुक्स को इधर से उठा के उधर और उधर से उठा के इधर लाऊंगा तो मेरी एनर्जी खर्च होगी कि नहीं। जितना ज्यादा इधर से उधर बुक को ले जाऊंगा उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी उतनी कम एनर्जी बचेगी। और जिस एटम या जिस सिस्टम के पास कम एनर्जी होती है वही स्टेबल होता है। आप बताओ मेरे को, भाप में आप ज्यादा मूवमेंट देखते हो कि पानी में? भाप में ज्यादा मूवमेंट देखते हो। और गर्म कौन होता है, भाप। किसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, भाप के पास। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, और जिसके पास एनर्जी कम रहेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चूंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो जा रही है, इसलिए इसके पास कम एनर्जी बचेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी उतनी कम एनर्जी इनके पास बचेगी। यही कारण है कि D5 और D4 में से D5 में आप देख रहे हैं 10 एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, और यहां पर 6 एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो कम एनर्जी एटम के पास बचेगी, मतलब एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए हाफ फील्ड जो रहता है वो D5 जो है वो D4 से स्टेबल है। वैसे D10 में एक्सचेंज एनर्जी D9 से ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा रहती है। तो मतलब ये स्टेबिलिटी। अच्छा, दूसरे रीजन क्या है, एक रीजन तो ये एक्सचेंज, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच अपने ऑर्बिटल का जब एक्सचेंज होता है तो उससे जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। उसके अलावा क्या एक रीजन एक्सचेंज एनर्जी के अलावा, ये सिमेट्रिकल होता है। जैसे एक प्लेट है, उस प्लेट में आप आइसक्रीम रख दिए, ये प्लेट है, उस प्लेट में आप आइसक्रीम रख दिए, तो ये आइसक्रीम ऐसा नहीं रहेगा, वो पूरा पिघल के सब तरफ फैल जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, ऐसा फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कटोरी में आइसक्रीम पहले से भरा हुआ है, ऐसे कटोरी में एक आइसक्रीम, तो ये आइसक्रीम का आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेंज दिखता है क्या पिघलने के बाद? ये पिघलने के बाद ऐसे से ऐसे हो जाता है, पर ये वाला पिघलने के बाद कुछ और शेप होता है क्या? क्यों? ये सिमेट्रिकल है, सब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आइसक्रीम है और यहाँ पर सबसे कम आइसक्रीम है, तो सब तरफ आइसक्रीम बराबर करने के लिए ऐसा पिघलता, सब तरफ फैल जाता है। तो ये सिमेट्रिकल था। पर ये क्या सिमेट्रिकल है, तो अगर आइसक्रीम एक कटोरी में इस तरीके से जमी हुई है तो वो आइसक्रीम में क्या है, वो कटोरी में आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो ये आइसक्रीम और ज्यादा फैलेगी नहीं और ये फैल जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सिमेट्रिकल और ये एसिमेट्रिकल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए 4 ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है, पर एक ऑर्बिटल खाली है, और यहाँ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्टेबल होता ही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दिया, तो मैं आपको 2 बात बताया, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबल होने का 2 कारण है।
कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन के बीच एक्सचेंज ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी उनकी खर्च हो जाती है, तो एटम के पास कम एनर्जी बचती है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, इस कारण से स्टेबिलिटी रहती है। तो ये वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनका एक्सप्लेनेशन है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, इन्हीं को पूछा जाता है। और पिछले वीडियो में जो मैं आपको बताया था उसका रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर जो हुआ वैसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया किस तरीके से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। वो एक रफली आपको समझना है, जानना है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ऐसा भी बोल सकते हैं पॉइंट्स को आपको याद करना है, बस वो बहुत जरूरी नहीं है स्कूल एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसमें से एक चीज होता है साई, जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको बताता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या बातें बताई गई। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला गया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रहती है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स होती है। दूसरी बात ये बताई गई किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है या इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसका सही सही एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं रहता। मतलब जो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में और डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करते समय जो हम लोग पढ़े थे, वो इस चीज को, क्वांटम मैकेनिक्स जो रहता है वो इस चीज को फेवर करता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी का सही सही डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया। क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात बोला गया कि किसी भी, मतलब इस मैकेनिक्स में वेव मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। वेव मैकेनिक्स क्या होता है, उसमें ऑर्बिटल को वेव फंक्शन माना गया। वेव फंक्शन को किसी डिनोट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा लिखा रहता है, पी साई नहीं बोलते, पी साइलेंट है इसमें। तो वेव मैकेनिक्स में ऑर्बिटल को साई बोला गया है। ठीक है, मतलब जहां पर साई की वैल्यू ज्यादा है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की संभावना ज्यादा है। वेव मैकेनिक्स क्या है, एक मतलब वेव मैकेनिक्स में साई को वेव फंक्शन माना गया है और वेव फंक्शन को ही क्या माना गया है, ऑर्बिटल माना गया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी जगह में साई की वैल्यू ज्यादा है मतलब वहां, मतलब अपन नहीं बोलते कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वैसी साई साई जहां पर ज्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वहां ज्यादा रहेगी। वही तो ऑर्बिटल है ना भाई। साई क्यों, क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल ही क्या है, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव मैकेनिक्स में वेव को जो है, वेव मैकेनिक्स में ऑर्बिटल को क्या माना गया, वेव फंक्शन, जिसको साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी जगह में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रहती है कि भाई कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा कहां कम मिलेगा, उसको साई स्क्वायर से निकाला जाता है। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, कायदे से इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं रहता, लेकिन ये जो साई स्क्वायर रहता है ये हमको किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इसके बेस पर जो ग्राफ खींचा जाता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। तो इससे हमको ऑर्बिटल का शेप डिटरमाइन करने में मदद मिलता है। ठीक है, इसके बारे में और मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अपने को शांतिपूर्वक समझना पड़ेगा। इसी में आपको दिखेगा कि कहां पर नोड है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि नोड होता है, नोडल प्लेन होता है, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तब पढ़े थे। तो इसी के बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।